Our next topic is cyclotron. That is very important for board point of view. 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में. ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है बेसिकली? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन. इस टाइप के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन का यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? तो साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे होते हो तो इट विल गेट एक्सेलरेटेड. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा? एक्सेलरेट हो जाएगा. और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो इस टाइप से, तो ये क्या बना रहा होता है? सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है ना. तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो सर्कल बना रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है. तो इन्हीं दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है ये. इन्हीं बातों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, और उस कॉम्बिनेशन से हमने एक डिवाइस बना ली. ठीक है, तो प्रिंसिपल में आप बेसिकली आपने यहां पे साइक्लोट्रॉन लिखना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन में साइक्लोट्रॉन होता क्या है. उसके बाद क्या लिखना आपने? इसका प्रिंसिपल लिखना है कि प्रिंसिपल किस बेस पे होता है. तो ये बात लिखनी है आपने कि एक्सेलरेट हो जाएगा किसके अंदर रखोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो चार्ज पार्टिकल को, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या बना रहा होता है? वो सर्कल बना रहा. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? इनका प्रिंसिपल बन जाएगा. अब हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे. फिर उसके बाद क्या लिखनी है हमने? इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है एक्चुअल में? ये डीज होती है इसके अंदर, होलो डीज होती है बेटा इसके अंदर. जैसे इस टाइप से ये इवैक्यूएटेड होलो ट्यूब्स होती है, डीज होती हैं इस टाइप से. ठीक है, ये इस टाइप से डीज मिलेंगे बेटा आपको. एक को D1 कह देंगे, एक को D2 कह देंगे, इस टाइप से. ठीक है, तो ये होलो ट्यूब्स होती हैं. मींस इस टाइप से अगर मान के चलो आप, तो अंदर की साइड ये होलो बन जाता है इस टाइप से कि होलो ट्यूब्स होती हैं. बट शेप कैसी होती है इसकी? सेमी सर्कुलर शेप होती है इस टाइप से. ये इवैक्यूएटेड ट्यूब्स हैं जो डीज हैं हमारे पास. तो किस शेप में? ये सेमी सर्कुलर शेप की दो डीज मान ली हमने, दो डी हमने कंसीडर कर ली इस टाइप से. एक D1 मान ली और एक हमने D2 मान लिया. D1 और D2 मान लिया. क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब इसको हम एक ऑसिलेटर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं. यहां से हमने क्या कर दिया? एक लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया. ये जो लोकल ऑसिलेटर होगा ये एक्चुअल में किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, और हमने देखो यहां क्या किया है? एसी का साइन लगाया है. मींस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी इसके अंदर. मींस एक बार पॉजिटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव. मींस इसकी पोलैरिटी भी क्या होती रहेगी? कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स रख दिया, अल्टरनेटिंग करंट लगा लो आप. ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा. मींस यहाँ पे जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं, मींस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है इसकी? ज्यादा होती है, लगभग 10⁻⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है. क्लियर है बच्चे बात? अच्छा, अब दूसरी बात, हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बना दी, लोकल ऑसिलेटर लगा दिए. यहां पे क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर देते हैं कि एक तो हमारे पास यहां पे नॉर्थ पोल रख दिया बड़ा सा, और यहां पे क्या रख दिया बेटा? साउथ पोल रख दिया हमने. ठीक है, तो इस टाइप से यहां पे हमने साउथ पोल और यहां पे हमने नॉर्थ पोल टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है बात? अब देखो ये एक्चुअल में क्या सिचुएशन हुई है?
कि ऐसे तो हमारे पास डीज रखी हुई है, एक डी यहां पे और एक डी यहां पे, ठीक है, एक डी यहां पे इस टाइप से, और यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अंदर है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों, मींस जो हॉरिजॉन्टल है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये पोर्शन है और मैग्नेटिक फील्ड वाला ये पोर्शन है। क्लियर है बात, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम बना के चल रहे हैं। अब दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से लेके साउथ तक क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, हमने क्या किया, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कराना है उसका हमने यहां पे सोर्स रख दिया। यहां पे क्या है, हमने लिख दिया कि सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने यहां पे रख दिया। क्लियर बेटा, तो ये इसकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी कि ये हमेशा चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, एक्सेलरेट करता रहेगा। हमने मान लिया कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया यहां पे। क्लियर बात, सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स रख दिया हमने, यहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे एमिट होते रहेंगे। अच्छा, इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिट किया। अब दूसरी बात देखो बेटा, ये क्या है, एसी है, अल्टरनेटिंग, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। एक बार क्या है यहां पे पॉजिटिव है और एक बार यहां पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एक बार यहां पे पॉजिटिव है और एक बार यहां पे नेगेटिव है। इन प्लेट्स को मैं अलग से बना रहा हूं, यहां पे बना देता हूं मैं इनको, कि ये एक D1 वाली प्लेट है, ये D2 वाली प्लेट है, यहां पे शो कर दिया मैंने कि ये D1 थी, ये D2 थी, ठीक बेटा। यहां पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। क्लियर है बात। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये D1 मान लिया इसकी पोलैरिटी ऐसे जुड़ी हुई है, ये पोलैरिटी है इसके साथ में, है ना, तो एक बार क्या है पॉजिटिव साइकिल है, यहां पे क्या है नेगेटिव साइकिल है। तो इस चार्ज के ऊपर कैसा, इस चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो अब यहां पे ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये डी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहां पे कौन सा चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे कौन सा चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है। मींस इस रीजन के अंदर क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, है ना, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाई बेटा, फोर्स लगाई। मींस यहां एक्चुअल में क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मान लो कुछ भी मान लो चाहे आप इससे, यहां पे मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो गया। तो इसके ऊपर इस चार्ज पार्टिकल में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी या वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना। मींस इसके अंदर क्या आ गई बेटा, एनर्जी आ गई, और दैट एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होती है। और ये एनर्जी किस डायरेक्शन में इसको लेके जाएगी, क्योंकि ये वर्क जो होगा, ये वर्क किसकी वजह से, फोर्स लगने की वजह से। फोर्स किस डायरेक्शन में हुई है, फोर्स कैसे लगेगी कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। क्योंकि आपने पता है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा था आपने, तो ये प्लस था, ये माइनस था, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेट हो गया। मींस यहां से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट हो गया तो इसका मतलब ये डी के अंदर क्या कर चुका, एंट्री कर चुका। अब डी के अंदर आ गया, ठीक है, डी के अंदर आ गया। भाई रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा था, ये वाला रीजन था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन था। क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये डी है बेटा, जैसे इसने अंदर एंट्री की तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसको देखने को मिला।
ठीक है, जैसे यहां पे आया तो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो रीजन क्या हो गया, ये हो गया, बस ये रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पे कौन सा बचा, बस मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सर्कल कंप्लीट करेगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो पाथ होगा वो कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। मींस यहां से इसने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, आप सभी को पता है, एक्चुअल में आपने यूं देखा था कि अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करा रहे थे, ठीक है, परपेंडिकुलरली ये एंटर कर रहा था, क्योंकि अब भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अलोंग है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब भी क्या है, ये परपेंडिकुलर ही है, तो इस टाइप से क्या करेगा, ये सेमी सर्कल करेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। क्लियर बेटा बात। अच्छा, इसका मतलब अब क्या हुआ कि यहां से ये यहां ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इतने टाइम में, क्योंकि ये जो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इसकी भी क्या है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, और यहां से ये यहां तक भी आया है, तो इन दोनों में टाइम का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन भी बोल देते हैं। मींस जितने टाइम में ये पोलैरिटी चेंज हो रही है, उतने टाइम में इसने क्या करना है, अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करना है। ये सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों में कंपलसरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर बच्चे बात। देखो अब सीधी सी बात है, यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, तो उसकी वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तब तक ये क्या करेगा, यहां इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो इसने क्या किया, अपना सर्कल, सेमी सर्कल कंप्लीट किया। उसके बाद क्या होगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये पोलैरिटी माइनस की बजाय क्या मिलेगी, इसको प्लस मिलेगी, और ये क्या मिलेगी, इसको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, एसी की फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है, पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मींस जो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, यहां पे लिख दिया मैंने, एनर्जी क्यू वी लिख दिया। सेकंड स्टेप जो होगा अब हमारे पास, वो ये हो गया बेटा। मींस ये हमारे पास D1 है, ये हमारे पास D2 है। ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि सेकंड स्टेप में ये जो माइनस वाला था, ये क्या बन गया होगा, प्लस का बन गया, और ये क्या बन गया, माइनस का बन गया, है ना। और चार्ज पार्टिकल यहां पे है, चार्ज पार्टिकल यहां से आ रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्योंकि ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, और इस रीजन के अंदर क्या होगा, फिर से हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, है ना। मींस फिर से चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, तो इस रीजन के अंदर आ गया। अब पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस थी, अब क्या होगी बेटा, ये माइनस प्लस हो चुकी है ना, इस टाइप से। क्लियर है बात। तो हर स्टेप पे इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब यहां पे एनर्जी कितनी थी इसके पास, Q इंटू वी थी। ठीक है, अब QV तो पहले होगी उसकी, स्टार्टिंग में उसके पास मान लिया कोई एनर्जी नहीं थी, अब यहां से यहां तक आया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, QV होगी। अब क्या हुआ, अब भी एनर्जी क्या होगी उसकी, Q इंटू वी, क्योंकि अब भी क्या है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, अब भी क्या होगी इसकी एनर्जी, QV से इंक्रीज होगी। टोटल कितनी एनर्जी बन जाएगी, अब यहां पे 2QV बन जाएगी। तो जैसे जैसे ये साइकिल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया बेटा, यहां पे एक्सेलरेट कर दिया। मींस यहां वाली एनर्जी में और यहां वाली एनर्जी में क्या आया है, फर्क आया है। क्लियर है बात। उस एनर्जी का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, कहां पे देखेंगे एक बार। तो अब उसके बाद देखो बेटा, क्या हुआ कि यहां से यहां तक आया ये, फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी डी आ गई, मान लिया ये डी एक थी और एक डी ये थी, है ना, 2 डी थी, तो अब इस डी के अंदर आ गया, तो अब इस डी के अंदर क्या करेगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा अपना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कंसेप्ट यहां पे लगा था वही कंसेप्ट हम यहां पे लगा देंगे कि ये क्या कर दिया, अब इसने सेमी सर्कल कंप्लीट कर दिया। ठीक बेटा बात। अच्छा, अब एक बात देखो, जैसे इसको एनर्जी मिली Q इंटू वी, तो इसकी एनर्जी की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, mv डिवाइड बाई में QB। R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा,
mv डिवाइड बाई में क्यूबी। वेलोसिटी इंक्रीज तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज तो रेडियस भी क्या मिलेगी बेटा, आपको इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हर बार इसकी जो रेडियस है वो क्या मिलेगी आपको, इंक्रीज मिलेगी। अब यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया ना, फिर से क्या हुई, इसकी पोलैरिटी चेंज हुई क्योंकि साइकिल है। फिर से क्या होगा, एक प्लस का होगा और फिर ये क्या होगा, माइनस का होगा। ये वाला स्टेप बन गया फिर से, मीन थर्ड स्टेप पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। हर स्टेप में क्या हो रही है बेटा, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पता है आपको, रेडियस वेलोसिटी इंक्रीज तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स यहां से यहां तक ये क्या हुआ, इस रीजन के अंदर एक्सेलरेट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसका सेमी सर्कल इसने कंप्लीट किया। क्लियर है बात। तो ये प्रोसेस क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। फिर से क्या हो गया, ये सिंक्रोनाइजेशन है इन दोनों के बीच, फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो यहां से यहां तक फिर से ये क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, फिर से इसका साइकिल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर से इसका सर्कल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसा मत सोचना कि भाई इसका रेडियस, इसकी जो सर्कल जो रेडियस है वो क्या होगी, अब इसकी इंक्रीज होगी, इसकी रेडियस इंक्रीज होगी तो साथ में क्या हुई है, स्पीड भी इंक्रीज हुई है। तो इन दोनों में जो टाइम था वो क्या रहेगा, जो पहले था वो अब भी रहेगा। मींस जितने टाइम में ये इतने में सर्कल कंप्लीट करके आ रहा था, उसके बाद ये क्या हो रहा था, जैसे जैसे इसकी पोलैरिटी, क्योंकि इसका टाइम और ये सेमी सर्कल जो कंप्लीट करने का टाइम है, ये क्या है, इन दोनों के अंदर सेम रहेगा। क्लियर बेटा बात। क्योंकि टाइम पीरियड, एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस के, रेडियस एंड वेलोसिटी के। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm डिवाइड बाई में क्यूबी होता है ना। इसके ऊपर मींस जो रेडियस और वेलोसिटी है उसके क्या है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है बात, यहां तक क्लियर है। तो इस टाइप से ये क्या करता जाएगा बेटा, रेडियस इंक्रीज, और इस टाइप से ये यहां पे इसमें से चक्कर कंप्लीट करता जाएगा। और यहां चक्कर कंप्लीट करके उसके बाद ये बाहर आने का भी रास्ता छोड़ देते हैं इसका एक, ठीक है। क्योंकि जैसे ये क्या करेगा, अपने सर्कल्स को कंप्लीट करके आएगा तो ये क्या आएगा, बाहर भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो रखना नहीं, ये एक्सेलरेट करा के हमने क्या करना है, यूज में लेके आना है ना। एक्सेलरेट करा के हमने क्या करना है, इसको यूज में लेके आना है। तो यहां से एक क्या छोड़ देते हैं, विंडो छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस विंडो से इसकी क्या करा देते हैं, यहां पे एग्जिट करा देते हैं, और उसके सामने क्या रख देते हैं, कोई भी यहां टारगेट रख देते हैं, ताकि ये उस टारगेट को क्या कर दे, हिट कर दे। तो यहां से विंडो की विंडो है ये, और विंडो से आगे क्या रख देंगे हम यहाँ पे, टारगेट, ताकि उस जो भी टारगेट हमने हिट कराना है उसको क्या कर देंगे, हिट कर दे। ठीक बेटा, तो ये इसकी क्या थी, वर्किंग थी। तो इस टाइप से आपने इसकी वर्किंग को नोट डाउन कर लेना है कि इस प्रोसेस में हम इसका क्या कर रहे होते हैं, एक्सेलरेट करा रहे होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या इसकी कैलकुलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर रहा है तो वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वही बातें बेटा कि सर्कल की रेडियस क्या होगी इसके अंदर भी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारी बातें हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन में वही बात है कि QVB, क्योंकि सर्कल किसकी वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, QVB होती है ना। QVB sin थीटा। अब sin थीटा क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अब भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो QVB sin थीटा, QVB sin 90, तो क्या बच जाएगा, QVB बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई r आ जाएगा। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv डिवाइड बाई में QB आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। सेम पैटर्न में हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। क्लियर बच्चे बात। अच्छा, दूसरी बात,
इसका टाइम पीरियड, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइड बाई में स्पीड, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, एम वी डिवाइड बाई में क्यू बी, ये डिवाइड बाई क्या है वी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी बच जाएगा। ये क्या आया है, पूरे का टाइम पीरियड आया है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, देखो टाइम पीरियड सिंक्रोनाइजेशन कब है, जब ये यहां से यहां तक एक सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तब उसके बाद क्या हो जाती है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मींस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका आधा है, जो सेमी सर्कल है उसका टाइम पीरियड है ये, है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन का टाइम पीरियड अगर आप स्मॉल टी से डिनोट करो तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी आ जाएगा, है ना। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आ गया। अब उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, पता है आपको, ठीक है। तो 2 पाई बाई टी की फॉर्म में लिख देंगे हम, टाइम पीरियड है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, क्यू बी डिवाइड बाई में एम आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना बात। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, वी की वैल्यू क्यू बी आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। तो हाफ एम क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई में एम स्क्वायर आ जाएगा, एक एम से एम कैंसिल, तो क्या बचा, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई में एम बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तीनों के तीनों, चारों के चारों हमने कैलकुलेशन कर दी। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी जो रेडियस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो गैप है इन दोनों लाइंस के बीच में, हर बार क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा। ये जो गैप है यहां भी क्या होगा, ये गैप ये कम होता जाएगा, ये इससे भी कम होता जाएगा, है ना। मींस ये गैप यूं मान लो कि ऐसे कम होता जाएगा, यहां इस टाइप से ये क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा थोड़ा सा। हर बार गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इनके बीच का जो ये सर्कल कंप्लीट, जो ये रेडियस का गैप है, ये कम होता जाएगा। क्यों होता है एक्चुअल में, क्योंकि आर रेडियस, एम वी बाई क्यू बी आपको पता है, सीधी सी बात है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। लेकिन आपने इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में अगर लिखना पड़ जाए, तो हमने कैलकुलेट किया था कि अंडर रूट 2 एम डिवाइड बाई में क्यू बी, ये हमारे पास क्या था, क्यू वी था, है ना। तो हमारे पास ये था अंडर रूट 2 एम क्यू वी डिवाइड बाई में क्या आ गया था, क्यू बी आ गया था, है ना। जैसे याद हो आपको, पिछले एक्सप्रेशन में हमने किया था कि इसको हमने क्या कर दिया था, एम वी मोमेंटम की टर्म में, है ना। मींस कैसे किया था हमने इसको, एम वी स्क्वायर था ना, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर था, तो हाफ एम स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दिया था, क्यू वी के बराबर पुट कर दिया था। मींस हमने पहले किसके अंदर रिलेशन निकाला था, काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेशन निकाला, फिर क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो जो हमारे पास वो आई थी, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम बाई में क्यू वी। अब एक बात देखो बेटा, अब जो पहली रेडियस बनी तो किसके हिसाब से बनी, क्यू वी के हिसाब से बन गई, ठीक है, लिख दिया हमने। अब जो हमारे पास R2 बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 एम 2 क्यू वी डिवाइड बाई में क्यू बी बनेगा, ठीक। ऐसे ही हमने R3 लिखना पड़े तो R3 क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 एम 3 क्यू वी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा, है ना। अब इनके बीच का डिफरेंस, R2 और R1 के बीच का डिफरेंस ही तो है ये, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, R2 और R1 के बीच का डिफरेंस ही है। तो R2 और R1 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, R2 माइनस R1 करोगे तो 2m क्यू वी तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, रूट 2 माइनस में 1,
है ना, √2 ये बच गया, -1 बचेगा, है ना। फिर इनटू में, इनटू क्या बचा, √2m QV डिवाइड बाय में QB बचेगा, है ना। अब इसमें से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो R3 माइनस R2 जो आएगा वो क्या आएगा, √3 माइनस √2 इंटू में जो ये वाला फैक्टर है यहां भी आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो आप, √2 कितना होता है 1.414 माइनस 1 कितना रह गया, 0.414 रह गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414, ठीक है, तो कितना रह गया, ये तो कितना आ गया, ये 0.318 आ गया। अब गैप इतना था, अब गैप कितना है, इतना है। तो अब हर बार गैप जो देखोगे आप वो क्या मिलेगा आपको, कम होता मिलेगा, ठीक है। तो इस साइड से गैप कम। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है इनमें। इसके अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, लिमिटेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन हो जाती है इस साइक्लोट्रॉन के केस में, फिर इसके हम यूज पढ़ेंगे, कहां कहां पे हम इसके यूज करेंगे। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन पहली बात कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, और मास कम होने की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो इस साइकिल के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकता, एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने यहां पे न्यूट्रल लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, तो ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो कि अगर ऐसे चक्कर होते बहुत सारे, मतलब इतना नहीं होता ये कि छोटा सा मान लिया आपने, पूरे रूम के उस जितना होता है ये डीज वगैरह का जो साइज होता है, ठीक है, पूरे बड़े बड़े होते हैं ये, यहां नहीं कि भाई 3-4 चक्कर कटा लिए बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है बेटा इसके अंदर कि अगर हमारे पास जो ये सर्कल है ये क्या होता गया, बहुत बड़ा होता गया, है ना, बहुत बड़ा सर्कल बन गया ये। तो अगर बड़ा सर्कल बन गया तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वेलोसिटी हाई होने से क्या होगा, मास, क्योंकि मास अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी √1 माइनस v स्क्वायर बाई में c² होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मास भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मास भी क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा। अगर मास इंक्रीज हो गया तो हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2πm डिवाइड बाई में QB होता है, तो F इजिकल टू 1/t, तो क्या हो जाएगा QB बाई में 2πm हो जाएगा, ठीक है। तो अब m क्या मिलेगा आपको, m QB डिवाइड बाई में 2πm, m क्या मिला, ये मिला, है ना, m का क्या बन गया, ये बन गया, मींस मास आपको क्या मिला, इंक्रीज मिला, मास क्या मिला आपको, इंक्रीज मिला, ये इंक्रीज मास मिला यहां पे। अगर मास इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन आपने जो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो करा है वो क्या होगा, उसकी तो फ्रीक्वेंसी वही है अब भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैसे होगा, मान लिया ये हमारे पास ये है वो डीज वाला कंसेप्ट, ये D1 है, ये D2 है, यहां हमने फ्रीक्वेंसी रख रखी है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, इसने एक्सेलरेट कर दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो साइकिल्स कम हो गए, इसका मतलब यही हुआ ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, मींस यहां से ये यहां तक पहुंचने के बजाय यहां तक पहुंचा होगा,
तब उसके बाद क्या हो गया, इसकी पोलैरिटी तो क्या हो जाएगी, चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यहां तक पहुंचा होगा मुश्किल से, उसके बाद ही क्या होगी, यहां पे प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज होगी, यहां पे पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये प्लस का बन गया, यहां पे ये माइनस का बन गया, यहां पे ये इसके डी के अंदर ही था, मान लिया यहां था, तो क्या ये इसको एक्सेलरेट कर पाएगा फिर अब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट तब कहां गया, तो क्या होगा, इसके अंदर मिसमैचिंग होगी, तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस की कंडीशन यहां पे अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो इन दैट केस हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं कर रहा होगा। क्लियर बच्चे बात, तो इन सब चीजों का हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पावर सप्लाई की भी क्या हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है, इसके साइज की भी क्या हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो सकता है, इनके अंदर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मास इंक्रीज हो गया तो इसके प्रोपोर्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाना घटाना पड़ सकता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ेगी, जैसे ये बढ़ा है तो ये भी क्या होगी, बढ़ेगी, तभी जाके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रॉपर उसके अंदर है, ठीक है बेटा। तो इन सब चीजों का हमें क्या रखना पड़ता है, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर बात। अब इसके यूजेज, यूजेज कहां कहां पे हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि आपने अगर यहां से इसको बम्बार्ड कराना है, ठीक है, बम्बार्ड कराना है, तो मेनली तो सीधी सी बात है, इसका जो यूज होता है वो क्या होता है बेटा, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया न्यूक्लियस को हमने ब्रेक करना है, हाई एनर्जी का पार्टिकल आएगा, सामने न्यूक्लियस रखा है, उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, तो न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो भी क्या कर, किसका यूज करते हैं हम, इस साइक्लोट्रॉन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा बात। अच्छा, मेडिकल जो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे भी हम इनका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है, जहां जहां हमें स्प्लिटिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है वहां वहां हम साइक्लोट्रॉन का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आपने जो साइक्लोट्रॉन है 5 नंबर का है, पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विद इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन, ठीक है, थ्योरी एंड कैलकुलेशन। थ्योरी में आपने ये लिखना है, इसकी जो वर्किंग होगी वो लिखनी है आपने यहाँ पे वर्किंग, फिर उसके बाद कैलकुलेशन, फिर उसके बाद लिमिटेशन, फिर उसके यूज लिखेंगे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कट होने के चांस नहीं है क्वेश्चन में मार्क्स। थैंक यू बच्चे।